हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जनरल साइंस की क्लास, जिसमें सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यह क्लास DRDO MTS, NDA, CDS, बैंक, SSC, रेलवे ग्रुप D, NTPC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी बताया जाएगा और थ्योरी खत्म हो जाने के बाद 200 से 300 प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे। देखिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, सिंटिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज। अब देखिए, ये साइंस है, ये कौन शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना। और विज्ञान को देखा जाए तो ये क्या है? ये संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है विस्तृत ज्ञान। जिसका अर्थ होता है विस्तृत ज्ञान। अगर साइंस का अरबी शब्द देखा जाए तो इसको अरबी में कहते हैं इल्म। इसको अरबी में क्या कहते हैं? इल्म, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान समझिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। और साइंस क्या है? अंग्रेजी शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना। और विज्ञान को देखा जाए तो यह क्या है? संस्कृत शब्द है, और जिसका अर्थ होता है बी माने विस्तृत ज्ञान। क्या होता है? विस्तृत ज्ञान। अब देखिए, साइंस जो है, साइंस की परिभाषा देखा जाए तो हम साइंस परिभाषा कर सकते हैं कि साइंस वह व्यवस्थित ज्ञान है, या विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन एवं अध्ययन तथा प्रयोगों से प्राप्त होता है। यह हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। देखिए, ध्यान समझिए, अगर इसको अच्छे से देखा जाए, कि एक अच्छी परिभाषा देखा जाए, इसको हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, ध्यान समझिए, इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसका गहनता से अध्ययन करना, उसको समझना तथा प्रयोग करना एवं प्रमाणित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी करना ही विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, साइंस को समझने के लिए इसको क्या किया गया है? दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 फिजिकल साइंस, नंबर 1 फिजिकल साइंस, या कह सकते हैं इसको हिंदी में भौतिकी विज्ञान। नंबर 2 नेचुरल साइंस, इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिकी विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 फिजिक्स, जिसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। नंबर 2 केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जूलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। नंबर 2 बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान। ध्यान समझिए, देखिए, साइंस को समझने के लिए हम इसे क्या किए? इसको अच्छा समझ पाए, इसलिए इसको क्या किया? अलग अलग क्षेत्र में क्या किया? बांट दिया गया, मतलब दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। जैसे नंबर 1 क्या है? फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान। नंबर 2 नेचुरल साइंस, मतलब प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान को भी समझने के लिए, भौतिकी विज्ञान को भी समझने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया। एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, या कह सकते हैं फिजिक्स एवं केमिस्ट्री। और प्राकृतिक विज्ञान को समझने के लिए भी इसको दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जूलॉजी, फिर बॉटनी।
देखिए सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या है? यह अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी शब्द है, किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं। अब देखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? यह संस्कृत शब्द है। ध्यान समझिए, फिजिक्स क्या है? यह ग्रीक भाषा से लिया गया अंग्रेजी शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तुएं। और भौतिक विज्ञान देखा जाए तो यह क्या है? संस्कृत शब्द है। अब देखिए फिजिक्स की परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य मतलब कि पदार्थ, पदार्थ मतलब संसार की सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। तो हम पदार्थ एवं ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, या कहते हैं प्रकृति के मूलभूत नियमों का, प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं वही क्या कहलाता है? वही फिजिक्स कहलाता है। देखिए ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो यह क्या आता है? वापस नीचे की ओर गिरता है। तो ये क्यों गिरता है? यही हमको समझना है। ये सब किस में समझेंगे? यही सब क्या है? प्रकृति की वस्तुओं का मूलभूत नियम है। मतलब ये क्या है? यही मूलभूत नियम है कि ये वापस नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे राशि एवं मात्रा, क्वांटिटी एंड यूनिट्स। अब देखिए यदि हम किसी चीज को मापते हैं तो मापने के हमको दो चीज चाहिए। नंबर एक मान, कितना उसका मान आया। नंबर दो उसको किस मात्रक में हम माप रहे हैं। तो मान लीजिए राशि क्या है? वो मान ही राशि है। और मात्रक क्या है? जिस पदों में हम उसको व्यक्त करते हैं वही क्या है? मात्रक है। या हम इसकी परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी माप के संख्यात्मक मान को जिसके रूप में प्रकट करते हैं वही क्या कहलाता है? वही राशि कहलाती है। और अब देखिए मात्रक क्या होता है? अब संख्यात्मक मान को दर्शाने के लिए हम जिस मानकों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जिसको लिखना है आप लिख सकते हो। देखिए मान लीजिए आप गए अगर किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान जाते हैं, बोलते हैं ताऊ जी हमको 2 kg दाल दे दो। मान लीजिए आपने मांगा 2 kg दाल दे दो। आपने 2 kg मान दे दो, क्या है? यही क्या है? मान है। ये क्या है? संख्यात्मक मान है। यही क्या है? राशि है। ये क्या है? राशि है। अब देखिए आपने बोला 2 kg, kg क्या है? kg मात्रक है। तो किसी चीज को मापने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक ये संख्यात्मक मान या कहते हैं राशि की। नंबर दो मात्रक की। अगर मान चलिए इसमें से आप एक चीज हटा दीजिए, मान लीजिए केजी हटा दीजिए, आप दुकान जाइए, बोलिए हमको 2 दाल दे दो, तो क्या क्या समझेगा? 2 मतलब क्या? वो बोलेगा 2 क्या है भाई? तो आपको केजी बोलना होगा। या आप बोलिए कि हमको केजी दे दो, तो केजी मतलब क्या समझेगा? 2 kg, 3 kg, कितना केजी? तो आपको वहां दोनों चीज बोलना पड़ेगा, राशि और मात्रक दोनों को बोलना पड़ेगा। तो राशि क्या है? वही संख्यात्मक मान ही राशि है। और इसको जिस मानक के रूप में हम व्यक्त करते हैं इस राशि को या संख्यात्मक मान को, वही क्या होता है? मात्रक होता है। भौतिक राशियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। इसको नंबर 1 बोलेंगे अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अब देखिए हम किसको अदिश बोलेंगे? अदिश मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए अदिश का मतलब ध्यान देखिए, यहां पर लिखा आदिश। आदिश का मतलब जिसमें दिशा न हो। यहां पर क्या लिखा है? सादिश। सादिश का मतलब जिसमें दिशा हो। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है या केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान समझिए, परिमाण मतलब होता है मान। परिमाण मतलब मान या कह सकते हैं मात्रा। जैसे मान चलिए कि अगर 2 किलोन्यूटन बल किसी पिंड पे लग रहा है, किसी पिंड पे 2 किलोन्यूटन का बल लग रहा है, इसमें 2 जो है 2 क्या है? यही 2 परिमाण है। मतलब 2 क्या है? मान है। इसी 2 को क्या बोलते हैं? हम परिमाण बोलते हैं। अब देखिए सदिश राशि का मतलब हुआ कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? हम सदिश राशि बोलेंगे। अब देखिए अब इसको हम कैसे जानेंगे कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है? तो ऐसी राशियां जिनमें क्या है? केवल दिशा की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब हुआ मान या कह सकते हैं मात्रा। अब देखिए जैसे मान चलिए दूरी क्या है? ये अदिश राशि है। और बल क्या है? सदिश राशि है। अब देखिए
दूरी का मतलब हुआ, इसमें दूरी को दर्शाने के लिए या दूरी को व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, किसी भी दिशा में जाइए, आप जितना चलेंगे वही क्या आपकी चली गई दूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ बल के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। बल में क्या होता है कि बल किस दिशा में लग रहा है उस पर डिपेंड करता है कि जो अगर किसी पिंड पे एक या एक से अधिक बल लग रहे हैं, सॉरी दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, तो वो बल किस दिशा में लग रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका परिणाम क्या होगा या उसका परिणामी क्या होगा। जैसे मान चलिए अगर आप दूरी को देखा जाए तो यहाँ से अगर आप पूरब की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद फिर दिशा चेंज करते हैं, फिर दिशा चेंज करते हैं, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर यहाँ चले, फिर 10 किलोमीटर चेंज कर दी दिशा, फिर 10 किलोमीटर दिशा चेंज कर दीजिए, तो टोटल दूरी आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर। लेकिन बल कंडीशन में देखा जाए तो मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, इस पिंड पर कोई बल लग रहा है, मान लीजिए 2 बल लग रहे हैं, एक 10 किलोन्यूटन का बल है, एक 5 किलोन्यूटन का बल है। अब ध्यान समझिए, तो इसका परिणामी देखा जाए तो इसका परिणामी कितना हो जाएगा? 15 किलोन्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बल क्या है? एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो ये जो 15 क्या है? यही परिमाण है, और ये जो इसकी डायरेक्शन है, जो दिशा, जो तीर दिखा रहा है, क्या है? इसकी दिशा है। अगर एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन इसकी दिशा चेंज कर देंगे, अगर यही बल हम इस दिशा में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका परिणामी कितना हो जाएगा? इसका परिणामी हो जाएगा 5 किलोन्यूटन। क्योंकि क्या होगा? 10 किलोन्यूटन इस दिशा में लग रहा है और 5 किलोन्यूटन इस दिशा में लग रहा है, तो इसका 10 किलोन्यूटन इसके 5 किलोन्यूटन क्या कर देगा? निष्क्रिय कर देगा, और 5 किलोन्यूटन का बल जो है परिणामी कितना आ जाएगा? 5 किलोन्यूटन, और इस दिशा में हो जाएगा। ध्यान समझिए, अभी तक क्या था? इसका परिणामी जुड़ जा रहा था क्योंकि एक ही दिशा में लगा था, लेकिन दिशा केवल चेंज करने से क्या हो गया? इसका परिणामी पूरा चेंज हो गया। यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पे दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है? तो इसको दर्शाने के लिए जो ये राशियां हैं, मतलब कि सदिश राशियों को दर्शाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता होगी ही, क्योंकि इसमें दिशा चेंज होने से क्या होता है? इसका परिणाम जो होता है वो चेंज होता है, जबकि इसमें दिशा चेंज होने से परिमाण चेंज नहीं होता है। अब देखिए, और इसका एक पहचान है कि जो अदिश राशियां होती हैं ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती हैं, और जो सदिश राशियां होती हैं ये क्या होती हैं? ये त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं। अब देखिए, ये त्रिभुज के नियम क्या होता है? त्रिभुज के नियम का मतलब होता है कि यदि दो राशियों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका जो परिणामी होगा, उन राशियों का जो परिणामी होगा, वह त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित होता है। यही क्या होता है? त्रिभुज का नियम होता है। जैसे मान चलिए कि यदि कोई बिंदु है, इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक 10 किलोन्यूटन का है, एक 15 किलोन्यूटन का है, तो अगर इन दोनों बलों को किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, मान चलिए कि एक भुजा ये है, ये 10 किलोन्यूटन वाली बल है, और दूसरी भुजा ये है, 15 किलोन्यूटन का बल लग रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा, परिणामी क्या होगा? इनका परिणामी ये तीसरी जो भुजा है, ये तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। ध्यान समझिए, अगर किसी पिंड पर या किसी पिंड के किसी बिंदु पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक 10 किलोन्यूटन का, एक 15 किलोन्यूटन का, तो अगर इनको त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा, मतलब एक भुजा ये है इस भुजा द्वारा, एक इस भुजा द्वारा निरूपित किया जाए, तो इनका जो परिणामी होगा वो तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होता है। मतलब तीसरी भुजा को माप लीजिए, जितना इसका मान आएगा वही क्या होगा? इसका परिणामी होगा। लेकिन अदिश राशियां जो होती हैं, जैसे दूरी के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे दूरी मान 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, इसको मापेंगे, जरूरी नहीं है कि इस भुजा के माप के बराबर उसका परिणाम आए। तो कह सकते हैं कि यह त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं? त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं। अब समझ सकता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? कुछ अदिश राशियां मैं लिख दे रहा हूं, देखिए। अदिश राशियां जैसे है दूरी, समय को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद चाल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विद्युत धारा, आवेश, कार्य, सामर्थ्य, लंबाई, द्रव्यमान,
आदि। अब देखिए सदिश राशियों को देखिए, सदिश राशि से कौन कौन सी राशियां होती हैं, जैसे वेग, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र। ध्यान समझिए, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, और कह सकते हैं जड़त्व, आघूर्ण आदि क्या है, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। और भी सदिश राशियां हैं, देखिए अदिश राशियां और क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि है। और सदिश राशि में देखा जाए तो कह सकते हैं कि विद्युत ध्रुवता, अब हम कुछ अदिश राशियों में देखते हैं कौन कौन सी राशियां अदिश राशियां होती हैं, जैसे दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, कार्य, सामर्थ्य, ताप, समय, ऊर्जा, घनत्व, विद्युत धारा, लंबाई, और कह सकते हैं आवेश, ऊष्मा आदि। और भी अदिश राशियां हैं। अब देखिए सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, देखा जाए तो वेग, वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, कोणीय वेग, संवेग, आवेग, बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, बल आघूर्ण, जड़त्व, धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, त्वरण आदि। ये क्या है, ये सदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती हैं, ये त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो भौतिक राशियों को हम दो वर्गों में विभाजित कर दिए। अब भौतिक राशियों के प्रकार देखा जाए तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। अब देखिए भौतिक राशियों के प्रकार को देखा जाए तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, मूल राशियां, मूल राशियां। नंबर दो, पूरक राशियां।
नंबर 3 व्युत्पन्न राशियां। देखिए भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। लेकिन भौतिक राशियों के प्रकार देखा जाए कि भौतिक राशियां कितनी प्रायिक होती हैं, तो भौतिक राशियां 3 प्रायिक होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 पूरक राशियां, नंबर 3 व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए मूल राशियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसे बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं एवं मूल मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद पूरक राशियां और पूरक मात्रक क्या होते हैं, फिर व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, या कह सकते हैं कि अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम मूल राशियां बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, उसके बाद नंबर 2 है पूरक राशियां। पूरक राशियां कौन सी राशि होती हैं? तो ऐसी भौतिक राशियां जिनकी कोई बीमा नहीं होती है परंतु मात्रक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम पूरक राशियां बोलते हैं। पूरक राशियां ना तो मूल राशियां होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? पूरक राशियां 2 होती हैं। कौन कौन? एक समतल कोण या कह सकते हैं कोण, दूसरा ठोस कोण या घन कोण। ध्यान से समझिए, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण, तीसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। अब देखिए मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? ये 7 राशियां हैं जो मूल राशियां कहलाती हैं। अब देखिए पूरक राशियां कितनी हैं? 2 हैं। नंबर 1 समतल कोण, नंबर 2 घन कोण, घन कोण या कह सकते हैं कि ठोस कोण, ठोसीय कोण। देखिए समतल कोण मतलब प्लेन एंगल एंड घन कोण का मतलब क्या हुआ? सॉलिड एंगल। देखिए पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्लेन एंगल, नंबर 2 सॉलिड एंगल। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं? अब देखिए जितनी भौतिक राशियां हैं उसमें मूल राशियों को छोड़ दीजिए, 7 मूल राशि छोड़ दीजिए और 2 पूरक राशि छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भौतिक राशियां हैं वो सारी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे बल क्या है? बल व्युत्पन्न राशि है। बल इक्वल टू क्या होता है? बल इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान समझिए, ये द्रव्यमान क्या है? ये मूल राशि है, तो ये मूल राशि पर निर्भर कर रही है ना। जैसे चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि। चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। ध्यान समझिए, अब ये चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। किससे मिलकर बनी है? 2 मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो ये व्युत्पन्न राशियां किस पर निर्भर करती हैं? मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अब देखिए मूल राशियां पढ़ लिए, पूरक राशियां पढ़ लिए, व्युत्पन्न राशियां पढ़ लिए। अब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको कुछ मात्रा की आवश्यकता होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे मूल मात्रक, पूरक मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक पहला क्या है? मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो मूल मात्रक क्या होता है? तो मूल मात्रक हम कह सकते हैं कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। जैसे मान चलिए कि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मूल राशि है। अब द्रव्यमान को हम किस में व्यक्त करेंगे? केजी में। मान लीजिए आप दाल लेने जा रहे हो तो बोलो कितना केजी दाल चाहिए? 2 केजी चाहिए। 2 तो क्या हो गया? ये राशि हो गई। ये क्या हो गई? राशि हो गई। लेकिन अब राशि को हम केवल 2 तो नहीं बोल सकते हैं ना, हमको क्या बोलना पड़ेगा? 2 केजी बोलना पड़ेगा। तो केजी क्या है? केजी मात्रक है। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए
कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? मूल मात्रक बोलेंगे। आपको जो परिभाषा सिंपल लग रही हो वो परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब देखिए पूरक मात्रक किसे कहते हैं? तो पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलेंगे हम? पूरक मात्रक बोलेंगे। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? तो व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। या कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों पर, अन्य भौतिक मात्रकों पर या मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो सबसे सिंपल परिभाषा देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो ये हो गया आपका मूल राशियां मूल मात्रक, पूरक राशियां पूरक मात्रक एवं व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक। हम आपको मूल राशियों और मूल मात्रक को डिटेल में बताएंगे कि मूल राशियां 7 मूल राशियां हैं। नंबर 1 लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक मीटर होता है, इसका प्रतीक यम होता है। विमित सूत्र बड़े कोष्ठक के अंदर यल होता है। और दूसरी मूल राशि क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक मूल मात्रक किलोग्राम, प्रतीक क्या है? केजी, और विमित सूत्र बड़े कोष्ठक के अंदर यम। अब देखिए समय का मात्रक सेकंड और इसका प्रतीक भी यस, और बड़े कोष्ठक के अंदर इसका विमित सूत्र क्या होता है? टी, बड़े होता है। और ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये एसआई पद्धति में इसका प्रतीक के होता है और ये भी बड़े कोष्ठक के अंदर के होता है इसका विमित सूत्र। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका प्रतीक ए होता है और यही इसका विमित सूत्र भी होता है। ज्योत तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है और इसको सीडी से व्यक्त करते हैं और इसका विमित सूत्र भी बड़े कोष्ठक के अंदर सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या बोलते हैं? इसका मूल मात्रक मोल होता है। ठीक है, मोल को यम ओ यल ई लिखते हैं, लेकिन इसका जो प्रतीक होता है यम ओ यल होता है और इसका विमित सूत्र भी बड़े कोष्ठक के अंदर यम ओ यल होता है। लंबाई का एक मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति मीटर होता है, लेकिन इसके अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? नंबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। दूसरा देखा जाए तो मील, MILE, मील। मील, 1 मील इक्वल टू होता है 1.60934 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो इसको बोलते हैं 1 पॉइंट। देखिए मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर को मीटर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1609.34 मीटर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? एक नाविक मील। नाविक मील क्या होता है? देखिए इसको हिंदी में नाविक मील बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील इक्वल होता है 1.852 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में काउंट करेंगे तो 1000 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1852 मीटर। अब देखिए यहां देखिए मील क्या होता है, नाविक मील में अंतर क्या है? देखिए मील जो होता है वो जमीन पर हम दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन नाविक मील क्या होता है? हम समुद्र में दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाविक मील को करते हैं। क्योंकि देखिए नाविक मील क्या होता है? ये मील से क्या होता है? थोड़ा बड़ा मात्रक होता है। मतलब 1 मील इक्वल टू कितना होता है? 1.60934 किलोमीटर होता है, जबकि एक नाविक मील इक्वल टू होता है 1.852 होता है। मतलब यह मील से बड़ा होता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग समुद्र में दूरी मापने के लिए करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समुद्र में दूरी मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं या नाविक मील। हिंदी में क्या बोलेंगे? नाविक मील, समुद्र में दूरी मापने के लिए। अब देखिए जबकि मील का प्रयोग कहां करते हैं? जमीन पर दूरी मापने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट मात्रक देखा जाए। नेक्स्ट मात्रक क्या है? फेदम। फेदम, FATHEM। एक फेदम इक्वल टू होता है 6 फीट। कितना होता है? 6 फीट। एक फेदम इक्वल टू 6 फीट। अब फेदम का उपयोग कहां करते हैं? फेदम का उपयोग हम करते हैं समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में। नेक्स्ट मात्रक क्या होता है? AU। एक AU इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10 की घाते 11। 10 की घाते 11 का मतलब इसके आगे 11 जीरो और बढ़ा दो, ये क्या होता है? इतना मीटर। देखिए एक AU क्या होता है? इसको AU बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कि खगोलीय इकाई। क्या है ये? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, ध्यान समझिए। ये एक AU क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? ये सूर्य है,
ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वही क्या होती है, एयू होती है। क्या होती है, एक एयू। ध्यान समझिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, एक एयू। या क्या एक एयू इक्वल टू कितना होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अब देखिए ये लाइट ईयर मतलब क्या हो गया, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अब देखिए प्रकाश वर्ष को क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। या कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो एक सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर चलता है। तो एक मिनट में कितना चलेगा, 60 से गुणा कर देंगे तो एक मिनट में कितना चलेगा वो मालूम चल जाएगा। अगर हम फिर 60 से गुणा कर देंगे तो प्रकाश एक घंटा में कितना चला वो हमको मालूम चल जाएगा। अगर इसमें हम फिर 24 से गुणा कर देंगे तो प्रकाश एक दिन में कितना दूरी तय कर रहा है वो मालूम चल जाएगा। अगर हम इसमें फिर 360 से गुणा कर देंगे, 365 से गुणा कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है, वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो आप इसको गुणा करके देख लीजिए, आपका मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लगभग आएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, पारसेक। एक पारसेक इक्वल टू होता है, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। अब एक पारसेक क्या दूरी होती है, अब ध्यान समझिए। देखिए ये क्या है, सन है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब इनके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, इनके बीच की दूरी को हम एक एयू बोलते हैं। अगर इस पृथ्वी के समांतर, इसके समांतर मान लीजिए हम कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ध्यान समझिए, पृथ्वी के समांतर कोई बिंदु हम यहाँ लेते हैं, जिस बिंदु से इस सूरज क्या कितने अंश कोण बनाए, ये 1 सेकंड का कोण बनाए। कितना, 1 सेकंड का। देखिए इसको हम दूसरी तरह बना देते हैं फिगर। मान लीजिए सन है, क्या है, सन है, ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी और सन के बीच की दूरी जो होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी क्या बोलते हैं, एक एयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एयू। एक इक्वल टू कितना था, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब देखिए इस पृथ्वी के समांतर कोई बिंदु हम ऐसा लेते, इतनी दूरी पर एक ऐसा बिंदु लेते हैं कि इस बिंदु से, ध्यान समझिए, इस बिंदु से सूर्य कितना अंश कोण बनाता है, सूर्य बनाता है 1 सेकंड का कोण। ध्यान समझिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड क्या होता है, एक अंश में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड का कोण बनाता है जितनी दूरी से, वही दूरी क्या कहलाती है, यही दूरी क्या कहलाती है, एक पारसेक कहलाती है, एक पारसेक कहलाती है। तो ये दूरी जो होती है, मतलब अगर इसको ओ मान लिया जाए, बिंदु ओ, इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो जो ओ और ए दूरी है, ओ ए दूरी क्या है, एक पारसेक है। मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी के समांतर एक ऐसा बिंदु जहां सूर्य एक मिनट का कोण, 1 सेकंड का कोण बनाता है, वही दूरी क्या कहलाती है, एक पारसेक कहलाती है। तो एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। देखिए पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो कहेंगे पारसेक। अब देखिए दूरी के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे यार्ड। एक यार्ड इक्वल टू होता है, यार्ड मतलब इसको हिंदी में गज भी बोलते हैं। तो एक यार्ड इक्वल टू होता है 0.9144 मीटर, या इसको कह सकते हैं कि ये 36 इंच के बराबर होता है, 36 इंच। या 36 इंच बराबर कितना हो गया, 3 फीट हो गया, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 36 इंच में कितना हो जाएगा, 3 फीट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो होता है इंच, देखिए इंच, एक इंच इक्वल टू होता है 0.0254 मीटर, और एक फीट इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर। और देखिए एक माइक्रोन इक्वल टू होता है, एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। देखिए इसी प्रकार किलोग्राम के भी अन्य मात्रक हैं, जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। या कह सकते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है, अगर पाउंड में देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 2.204623 पाउंड। पाउंड को आईबी से कहते हैं, इसका प्रतीक है आईबी। अब देखिए अगर आउंस में देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 35.5
27396 आउंस, इसको OZ से व्यक्त करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 0.001 टन, या कह सकते हैं कि 1 टन इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम। ध्यान समझिए, 1 टन में कितना होता है 1000 किलोग्राम, और 1 कुंतल में कितना होता है, 1 कुंतल में 100 किलोग्राम होता है, मतलब 100 किलोग्राम को 1 कुंतल कहते हैं। या कह सकते हैं 1 किलोग्राम में कितना कुंतल होता है, 1 किलोग्राम में देखा जाए तो 0.01 कुंतल होता है। अब देखिए 1 केजी में अगर इसको कैरेट में देखा जाए तो 5000 कैरेट होता है, 5000 कैरेट। अब 1 केजी को तोला में देखा जाए तो 1 केजी में कितना तोला होता है, 1 केजी में 85.735324 तोला होता है। कितना, 85.735324 तोला। अब देखिए अगर 1 तोला की बात किया जाए कि 1 तोला में कितना ग्राम होता है, तो 1 तोला में निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 85.735324 तोला इक्वल टू 1 केजी होता है। 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम। तो 1 तोला निकालना तो क्या करेंगे, 1000 भागे 85.735324, इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11.664 ग्राम। मतलब 1 तोला इक्वल टू 11.664 ग्राम होता है। देखिए सुनाग विगाम जाते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है कि 1 तोला में कितना ग्राम होता है तो आपको 1 तोला में 11.66 ग्राम के बजाय कितना दे देगा, 10 ग्राम ही दे देगा। तो आप जैसे सोना अगर 50,000 में है तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये का आपका घाटा हो जाएगा। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 1 तोला में 11.664 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम उसी प्रकार समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्या होता है, मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। या 1 घंटा इक्वल टू कितना होता है, 1 घंटा इक्वल टू होता है 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 दिन इक्वल टू क्या होता है, 1 दिन, ये भी क्या है, समय का ही मात्रक है। 1 दिन इक्वल टू कितना होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 गुणे 60 कर दिए, गुणे 60 तो इतना क्या आ गया, सेकंड आ गया। जितना गुणा करने में जो आएगा वो क्या हो गया, इतना सेकंड। अब देखिए अब 1 दिन हो गया। 1 सप्ताह क्या होगा, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 गुणे 24 गुणे 60 इतना सेकंड आ गया। देखिए अब 1 चंद्रमास इक्वल टू कितना होता है, 1 चंद्रमास इक्वल टू होता है 4 सप्ताह। 4 सप्ताह मतलब कि 1 सप्ताह में 7 दिन, 4 सप्ताह में 28 दिन होता है। 1 सौर मास इक्वल टू होता है 30 या 31 दिन। लेकिन फरवरी क्या होता है, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। क्या, फरवरी मंथ 28 या 29 दिन का होता है। बाकी महीना, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। तो कौन से महीने 30 दिन के होते हैं, कौन से महीना 31 दिन का होता है, इसको जानने के लिए आप एक कहावत याद कीजिए जो हमको कक्षा 5 में हमारी बहन जी ने बताया था। जो आज का स्कूल में मैडम बोलते हैं उनको हम लोग पहले बहन जी बोलते थे। तो बहन जी ने एक कहावत बताया था कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून नवंबर और अप्रैल सितंबर ये क्या होते हैं, 30 दिन के महीने होते हैं। और 28-29 दिन फरवरी, बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28-29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। अब देखिए मतलब जून नवंबर और अप्रैल सितंबर ये 30 दिन के महीना होता है। बाकी अदर जितने महीने होते हैं वो 31 दिन का होता है। सिर्फ फरवरी या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा। अब देखिए किस महीने में फरवरी 28 दिन का होगा, किस साल में फरवरी 28 दिन का होगा और किस साल में फरवरी 29 दिन का होगा, इसको कैसे हम पता करेंगे। तो जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है, अब बाकी ईयर में 28 दिन की फरवरी होता है। क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है,
जो एक साल का दिन होता है वो 366 दिन का होता है एक साल। तो देखिए एक ईयर 1 ईयर इक्वल टू होता है 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 दिन होता है, या कह सकते हैं बराबर 12 सौर मास, या कह सकते हैं 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा। 13 चंद्रमास और 1 दिन, ये किसके बराबर होता है? 1 ईयर के बराबर होता है। 1 ईयर में 365 दिन होते हैं, या 12 सौर मास मतलब 12 महीना होता है, या 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन होता है। अब देखिए लेकिन एक लीप ईयर में क्या होता है? एक लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। तो लीप ईयर कब आता है? जब फरवरी जो है 29 दिन का होता है। जिस साल में फरवरी 29 दिन का होता है वो साल में क्या होता है? उस साल का जो दिन होता है वो 366 दिन का। देखिए एक लीप ईयर में 366 दिन होता है और फरवरी उस वाले वर्ष में 29 दिन का होता है। तो ये क्यों होता है? देखिए मान लीजिए हमारा क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। अभी हमारी पृथ्वी है। तो हम जैसे जानते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। लेकिन सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है तो कितने दिन पूरा करती है? 365.242 दिन में पूरा करती है। अब देखिए 365.242 दिन क्या होता है? यही इसका परिक्रमा काल होता है। मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितने समय में एक चक्कर लगा लेती है वही समय क्या कहता है? उसका परिक्रमा काल कहलाता है। अब देखिए अब हम जो है एक नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं? 365 दिन लेते हैं। मतलब 365 दिन हम क्या करते हैं? एक वर्ष ले लेते हैं। ये 0.242 क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। मतलब 0.242 दिन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अगर इसको देखा जाए तो किसके बराबर है? लगभग 6 घंटे के बराबर है। लगभग 6 घंटा के बराबर है। अब देखिए अब ये 6 घंटा देखा जाए तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। मतलब 4 साल में देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा? 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। और 24 घंटा वाला कितना होता है? 1 दिन होता है। तो देखा जाए तो हर 4 साल में क्या हो जाएगा? 24 घंटा बढ़ जाएगा। मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा। तो वही जो 1 दिन बढ़ जाता है तो क्या होता है? चौथे साल में क्या किया जाता है? 3.66 दिन हो जाता है, क्योंकि 365 में 1 दिन जोड़ दिया जाता है तो वही 366 दिन होता है। अब जो 1 दिन जुड़ जाता है तो जिस वर्ष में जुड़ता है 1 दिन वही क्या उस वाला महीना में फरवरी क्या होता है? 29 दिन की फरवरी होती है। फरवरी 29 दिन का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का क्यों होता है, या लीप ईयर में 366 दिन क्यों होता है। देखिए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। लेकिन ताप के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर्स, रैंकाइन और केल्विन तो है ही है। तो इन मात्रकों को देखा जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। देखिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए, C-0/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273.15/5 इक्वल टू Re-0/4 इक्वल टू R-491.67/9। देखिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। इस फार्मूला के द्वारा आप किसी भी मात्रक को, मतलब ताप के किसी भी मात्रक को किसी दूसरे मात्रक में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो परम ताप होता है, केल्विन क्या है? केल्विन क्या है? के 0 केल्विन क्या होता है? ये परम ताप होता है। 0 केल्विन क्या होता है? परम ताप होता है। लेकिन अब परम ताप का मतलब हुआ कि किसी वस्तु का ताप इससे कम नहीं हो सकता है। मतलब पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का ताप 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता है। 0 केल्विन का मतलब कितना हो गया? 0 केल्विन का मतलब हो गया -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं हम? परम ताप बोलते हैं। परम ताप। परम ताप का मतलब पहला ताप, प्रथम ताप। मतलब वस्तु का ताप पहले यही होता है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है। तो क्या होता है? परम ताप कहलाता है। अगर केल्विन में देखा जाए तो वो क्या होता है? 0 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करेंगे किसी वैल्यू को। अब देखिए मान ली दे दिया जाए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? हम सी की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि C इक्वल टू कितना दिया है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। C इक्वल टू 1 -0/5 है, 5 लिख देंगे, बराबर
देखिए फारेनहाइट में बदलना है तो फारेनहाइट को हम ऐसे रह देते हैं -32/9। अब देखिए और 9 को बराबर की साइड लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 0 - 0 मतलब 1 - 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 × 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, इक्वल टू 32 सॉरी f माइनस 32। अब देखिए 9 को 5 से भाग देंगे 1.8 इक्वल टू f माइनस 32, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा, ये 32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33.8। तो 33.8 एक फारेनहाइट इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फारेनहाइट हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 33.8 फारेनहाइट हो गया। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना फारेनहाइट होगा देखा जाए तो 32 फारेनहाइट होगा। तो इस प्रकार आप जो है किसी भी मात्रक को किसी दूसरे मात्रक में इस फार्मूले के द्वारा बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा एम्पियर। देखिए विद्युत धारा के बारे में जो है आगे कुछ चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको विद्युत धारा के अनेक मात्रक देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है इसको भी आगे देखेंगे। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल, क्या है, मोल। देखिए जैसे 1 दर्जन इक्वल टू होता है, 1 दर्जन इक्वल टू कितना होता है, 12 होता है। अगर आप किसी दुकानदार से बोलेंगे हमको 1 दर्जन केला दे दो, तो कितना केला देगा आपको, 12 केला देगा। उसी प्रकार यदि आप बोलेंगे 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। देखिए अब ये 6.023 इंटू 10⁻23 यही क्या है, ये अवागाद्रो संख्या है। क्या है, अवागाद्रो संख्या, क्या है, अवागाद्रो संख्या है। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि 1 मोल, ये क्या है, पदार्थ की मात्रा। यदि आप 1 मोल मांगेंगे, 1 मोल पदार्थ की मात्रा मांगेंगे, तो आपको कितने अणु मिलेंगे या परमाणु मिलेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। कोई भी चीज अगर आप 1 मोल समोसा मांगेंगे, 1 मोल समोसा मांगेंगे, तो आपको कितना समोसा मिलेगा, आपको समोसा मिलेगा 6.023 इंटू 10 की घात 23 समोसा। जैसे 1 दर्जन इक्वल टू 12, अगर आप बोलेंगे 1 दर्जन समोसा दे दो तो कितना समोसा आपको मिलेगा, 12 समोसा। वैसे बोलेंगे 1 मोल समोसा दे दो तो कितना समोसा मिलेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 समोसा मिलेगा। अब 1 मोल और कुछ मांगिए, 1 मोल आप मांग लीजिए कि 1 मोल पेन दे दो। 1 मोल पेन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स हो गया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की संख्या है। 1 मोल अगर आप मांगेंगे तो आपको इतना दे दिया जाएगा। तो सेम देखिए ये संख्या बहुत बड़ी है। जैसे मान चलिए कि अगर इसको 10 की घात 23 का मतलब हो गया कि इसको हम अगर देखिए संख्या में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको 0.26023। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 अंकों से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम 20 जीरो आगे बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 जीरो बढ़ा दिए। देखिए अगर हम 1 मोल समोसा मांगेंगे तो इतना समोसा आपको मिलेगा। ये संख्या क्या है, बहुत बड़ी संख्या है। अभी ये इतना समोसा हो जाएगा कि आपका लगभग आधी दुनिया भर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम 1 मोल जो बात करते हैं वो हम कोई बड़ी वस्तु के बारे में नहीं कर सकते, हम बहुत छोटी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग, 1 मोल का उपयोग किस में होता है, केमिस्ट्री में होता है, अणुओं और परमाणुओं की संख्या के लिए होता है। देखिए कैसे, किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उसके परमाणु अथवा अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। जैसे मान चलिए अगर 1 मोल हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 1 हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, H। 1 मोल H की बात किया जाए तो आपको हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, तो आपको कितना मिलेगा, 0.023 इंटू 10 की घात 23 H मिलेगा। H क्या है, H परमाणु है। मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। आप देखिए अगर इनकी ग्राम में मात्रा देखा जाए तो ग्राम में मात्रा कितना हो जाएगा, परमाणु भार के बराबर। तो ग्राम मात्रा कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए अगर हम कह दें कि 1 मोल H2, देखिए H2 क्या है, अणुभार है, सॉरी अणुसूत्र है, हाइड्रोजन का अणुसूत्र है। अगर 1 मोल H2 की बात किया जाए तो आपको कितने H2 मिलेंगे,
6.023 इंटू 10 की घात 23 H2 मिलेंगे। 23 क्या मिलेंगे? H2 मिलेंगे। अब देखिए, अगर इतने H2 का भार देखा जाए तो H2 का अणु भार कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब कि अगर 1 मोल पदार्थ की बात किया जाए, 1 मोल H2 की बात किया जाए, तो अब कितना ग्राम मिलेगा? 2 ग्राम H2 मिलेगा, मतलब उसके अणु भार के बराबर। उसमें H2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की घात 23 होगी। अगर इसी बात किया जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन की बात किया जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? तो 1 मोल ऑक्सीजन 6.023 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होगा। क्या है? परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। अगर इसका भार देखा जाए तो 1 मोल का भार कितना होगा? तो 1 मोल में इतने परमाणु होंगे, इतने परमाणु का भार देखा जाए तो कितना हो जाएगा? इसके परमाणु भार के बराबर। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 होता है, तो मतलब 16 ग्राम। अगर हम सेम इसी तरह अगर 1 मोल O2 की बात किया जाए, O2 क्या है? ऑक्सीजन का अणु सूत्र है। तो 1 मोल O2 की बात किया जाए तो अब कितने अणु मिलेंगे? मिलेंगे आपको 6.023 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23 O2 मिलेंगे। O2 क्या है? अणु है। अब देखिए, अगर 1 मोल में कितना ग्राम आपको O2 मिलेगा, इसकी बात किया जाए तो देखिए O2 का अणु भार कितना होता है? 16 गुणे 2 बराबर 32 ग्राम। तो 1 मोल में आपको 32 ग्राम क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, मतलब 32 ग्राम O2 मिलेगा। या कह सकते हैं कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे। ध्यान समझिए, पूरक राशियां, पूरक मात्रक एवं प्रतीक, इसकी बीमा तो होती नहीं है, इसलिए इसका बीमा नहीं लिखा गया है। अब देखिए, पूरक राशियां कितनी होती हैं? पूरक राशियां 2 होती हैं। नंबर 1 समतल कोण, नंबर 2 ठोस कोण, या कह सकते हैं घन कोण। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है समतल कोण, समतल कोण, अंग्रेजी में से बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। नंबर 2 क्या है? घन कोण, घन कोण, या कह सकते हैं ठोस कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब देखिए, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक रेडियन होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। घन कोण का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? घन कोण का एसआई पद्धति मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। अब देखिए, स्टेरेडियन का प्रतीक क्या होता है? RAD। इसका प्रतीक क्या होता है? SR। ध्यान समझिए, रेडियन का प्रतीक क्या होता है? RAD, और स्टेरेडियन का प्रतीक क्या होता है? SR। देखिए, समतल कोण क्या होता है? तो किसी समतल में 2 ऋजु रेखाओं के कटान बिंदु पर निर्मित कोण समतल कोण कहलाता है। ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई समतल है और इस समतल पर मान लीजिए एक ऋजु रेखा है, एक ऋजु रेखा ये है। अब इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु कहाँ? यहाँ पर है। अब इस कटान बिंदु पर निर्मित कोण कौन सा बन रहा है? मान लीजिए एक कोण बन रहा है, ठीक ना? तो ये जो कोण कहलाएगा, यही कोण क्या कहलाएगा? यही समतल कोण कहलाएगा। देखिए, कोण यहाँ ही बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, तो सारे कोण क्या कहलाएंगे? समतल कोण कहलाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम? समतल कोण कहेंगे। अब ध्यान समझिए, अगर देखा जाए कि थीटा इक्वल टू, अगर इसको हम यहाँ मिला दें तो क्या हो जाएगा? ये चाप हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? मान लीजिए इसकी लंबाई कितना है? यस है। अब देखिए त्रिज्या कितना है? मान लीजिए R है। अब देखिए, अब ये त्रिज्या को हम इतना त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएं, अब वृत्त बना देंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसका चाप हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू होता है, या कह सकते हैं कोण इक्वल टू होता है, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कोण क्या है? थीटा है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? चाप कितना है? यस है, यस बटे R हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया? एक सूत्र हो गया, कोण इक्वल टू, मतलब यह थीटा इक्वल टू यस बाई R। एक किस में आ गया? रेडियन में। इसका मात्रक कितना होता है? क्या होता है? रेडियन होता है। तो रेडियन में आ गया। अब देखिए, यदि हम जो है त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई कर दें, मतलब चाप की लंबाई किसके बराबर करें? त्रिज्या के बराबर कर दें, तो क्या होगा? ध्यान समझिए, यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ यस है यहाँ क्या रख देंगे? वहाँ पे हम R रख देंगे, तो R बटे R हो गया। R से R कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1 रेडियन हो गया। थीटा इक्वल टू 1 रेडियन हो गया।
तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। अगर रेडियन की परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। ध्यान समझिए, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई, मतलब वृत्त की त्रिज्या ये है, इसके बराबर लंबाई का चाप होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका रेडियन। अब देखिए, कोण के और ही मात्रक हैं। कोण के और कौन से मात्रक हैं? कौन से हैं? नंबर 1 अंश भी होता है, अंश। नंबर 2 मिनट और सेकंड। देखिए, अंश का प्रतीक क्या होता है? ये छोटा 0 होता है। और मिनट का प्रतीक क्या होता है? 1 कामा होता है। और सेकंड का प्रतीक क्या होता है? डबल कामा होता है। मान चलिए अगर एक अंश देखा जाए तो एक अंश को कैसे लिखेंगे? एक अंश ऐसे हो जाएगा। और 1 मिनट को देखा जाए तो 1 मिनट ऐसे होगा, 1 मिनट ऐसे होगा। और 1 सेकंड की बात किया जाए तो 1 सेकंड ऐसे होगा। अब देखिए, एक अंश इक्वल टू कितना रेडियन होता है, हम इसको कैसे जानेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि 180 अंश इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन होता है। ध्यान समझिए, 180 अंश इक्वल टू पाई रेडियन। तो एक अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक अंश इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 गुणे 180 रेडियन। अब इसको हल करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 1.745 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। तो एक अंश इक्वल टू कितना आ गया? एक अंश इक्वल टू आ गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंश को रेडियन में काउंट करना। जब भी हम कभी सवाल लगाएंगे तो अंश में रहेगा तो उसे किस में काउंट करेंगे? पहले हम रेडियन में काउंट करेंगे। तो आपको एक अंश इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की घात -2 रेडियन, ये जरूर आपको आना चाहिए। अब देखिए, अगर देखा जाए तो एक रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पाई रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। तो एक रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक रेडियन इक्वल टू हो जाएगा, पाई को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई हो जाएगा। अब 180 बटे पाई अंश हो जाएगा। ओके, अब देखिए 180 भागे 22/7। अब इसको आप हल करेंगे, कितना आएगा? 57.27 ऐसा आता रहेगा, मतलब इतना अंश आएगा। तो एक रेडियन इक्वल टू कितना आ गया? एक रेडियन इक्वल टू हो गया 57.2727 अंश। अब देखिए, एक अंश इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की घात -2 रेडियन। अब अगर 1 मिनट में बात किया जाए तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? देखिए, एक अंश इक्वल टू होता है 60 मिनट। 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा? एक अंश इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 1.745 इंटू 10 की घात -2 रेडियन होता है। अब देखिए, तो 1 मिनट इक्वल कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा, अब 60 नीचे आ जाएगा तो 1.745 बटे 60 इंटू 10 की घात -2 रेडियन। देखिए, इसको हल करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा, 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2.908 गुणे 10 की घात -4 रेडियन। 4 रेडियन आ गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर 1 मिनट इक्वल टू कितना आ गया? 2.908 इंटू 10 की घात -4 रेडियन। अगर 1 सेकंड की बात किया जाए तो 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 2.908 गुणे 10 की घात -4 रेडियन हो गया। अब देखिए, 60 सेकंड इक्वल टू होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, या 60 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 2.908 इंटू 10 की घात -4 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए, तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 2.908 गुणे 10 की घात -4 रेडियन बटे 60। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकंड इक्वल टू 4.85 गुणे 10 की घात -6 रेडियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को आप नोट कर लीजिए। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ।
देखिए घन कोण क्या होता है, किसी गोले की सतह पर स्थित पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया कोण घन कोण कहलाता है। मान लीजिए यह एक गोला है, गोला का मतलब क्या हुआ, फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, एक गोला है। जैसे वायलिन क्या होता है, एक गोला होता है, फुटबॉल क्या होता है, एक गोला होता है। मान लीजिए गोला है, गोले का केंद्र यहाँ पर है। अब मान लीजिए इसकी सतह पर कोई पृष्ठ है, ये क्या है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है और यह पृष्ठ क्या कर रहा है, गोले के केंद्र पर कोण बना रहा है। तो जो कोण बनाएगा वही कोण क्या कहलाएगा, ये घन कोण कहलाएगा। तो घन कोण, मान लीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है और त्रिज्या इसकी कितना है, गोले की त्रिज्या कितना है, आर है। आर क्या है, त्रिज्या है गोले की। तो घन कोण इक्वल टू हो जाएगा, घन कोण ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। अब देखिए ये जो आपका एंगल है ओमेगा, ये क्या है, घन कोण है। घन कोण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, घन कोण का उपयोग हम किसी ठोस चीज़ के एंगल को मापने के लिए करते हैं। मान चलिए कि यहाँ पर कोई ठोस आकृति है, ठीक ना। अब ये ठोस आकृति इस बिंदु से कितना कोण बना रहा है, तो मान लीजिए देखा जाए तो ठोस आकृति कितना कोण बना रहा है, तो ये जो कोण होगा यही क्या होगा, यही घन कोण होगा, यही क्या होगा, घन कोण होगा। तो इसके कोण को हम किसमें मापेंगे, घन कोण में मापेंगे। कोई भी ठोस आकृति है, जो ठोस आकृति जो 3 डायमेंशन में है, उसके कोण को हम किसमें मापेंगे, घन कोण मापेंगे। मतलब उसको हम स्टेरेडियन मापेंगे, उसका मात्रा क्या है, स्टेरेडियन। उसको किससे मापेंगे, हम स्टेरेडियन मापेंगे। अब देखिए जैसे मान चलिए अगर ये जो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या के बराबर अगर जो पृष्ठ है, पृष्ठ अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार के पृष्ठ की भुजा बराबर के बराबर गोले की त्रिज्या हो जाए तो क्या होगा, मान चलिए अगर यहाँ लिख दें, यदि आर क्या गोले की त्रिज्या, आर इक्वल टू क्या हो जाए, वर्गाकार पृष्ठ की भुजा, गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाए, वर्गाकार पृष्ठ की भुजा हो जाए। अब देखिए तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, या कह सकते हैं ए हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर का मतलब कि क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यदि हम एरिया यहाँ क्या रख देंगे, आर स्क्वायर रख दें तो क्या हो जाएगा, तो ठोस कोण आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। तो मतलब ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। अगर स्टेरेडियन की परिभाषा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी गोले की सतह पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया कोण क्या कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। ध्यान समझिए, ये मान लीजिए गोला है, तो किसी गोले की सतह के बराबर, सॉरी किसी गोले की सतह पर स्थिर गोले की त्रिज्या के बराबर एक वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाएगा। क्योंकि जो त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका वर्गाकार भुजा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा, ये एक स्टेरेडियन कहलाएगा। देखिए ये जो होता है ना, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन का किसका मात्रक है, ठोस। देखिए व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, प्रतीक एवं निमित्त सूत्र। मैंने आपको बताया था कि व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब कितनी व्युत्पन्न राशियां हैं, 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों छोड़कर जितनी भौतिक राशियां हैं वो सारी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इसे मान चलिए नंबर 1 क्या है, चाल। चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका प्रतीक देखा है तो इसे भी से प्रेजेंट करते हैं। अब इसका विमित सूत्र निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए दूरी का विमित सूत्र क्या होता है, यल होता है। दूरी क्या है, लंबाई है, लंबाई का विमित सूत्र क्या होता है, यल होता है। समय क्या होता है, टी होता है। तो अगर टी को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, यल टी माइनस टी घाते -1 हो जाएगा। इसको बड़े क्वेश्चन बंद कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका विमित सूत्र हो जाएगा। तो इसका विमित सूत्र कितना हो जाएगा, यल टी -1, बड़े क्वेश्चन इसको बंद कर देंगे। तो इस प्रकार जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं या जितने भी भौतिक की राशियां हैं अदर, उनके सारे के विमित सूत्र या मात्रक आप निकाल सकते हैं।